आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और आज के इस वीडियो परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं सभी साथियों को जो पिछले दिनों में जो अथक प्रयास उन्होंने किया है, अपने प्रमोशन एग्ज़ाम का जो रिटर्न क्वालिफाई किया है, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और आने वाले प्रमोशन जो इंटरव्यू होते हैं उसकी तैयारी के सिलसिले में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। आज हम लोग कुछ टिप्स पे चर्चा करेंगे और आज के इस वीडियो में, इस परिचर्चा में हम लोग को मार्गदर्शन मिलेगा। इसके लिए हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान प्रदीप पाटिल साहब, जो अनुभवी बैंकर हैं और बैंकिंग में एक प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं और हमारे तमाम साथी सौभाग्यशाली हैं कि आज आपको सुनने मिलेगा और मार्गदर्शन मिलेगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस छोटे से वीडियो चर्चा में। और मेरे तमाम साथी ऊर्जावान होनहार साथी हैं और वो अभी आने वाले प्रमोशन इंटरव्यू में भाग ले रहे हैं। सर, मैं चाहूँगा कि उनका मार्गदर्शन करें और उन्हें अब शुभकामनाएं दें। पाटिल साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। सर्वप्रथम मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, अपना मैं ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण आयोजन का मुझे एक हिस्सा बनाया और तमाम साथी जो आज इस वीडियो का अवलोकन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उनको मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि हमारे साथी विजय जी ने कहा कि आज की जो परिचर्चा है, आज का जो डिस्कशन है, वो विशेष रूप से फोकस रहेगा इंटरव्यू के संबंध में। तो मैं एक बार फिर से आपका आभार व्यक्त करता हूं विजय जी, इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब। दरअसल अभी बहुत सारे साथियों के इंटरव्यू हो रहे हैं और सवाल आ रहे हैं। एक इंटरव्यू का जो दृष्टिकोण होता है वो 5 पैरामीटर पे होता है। एक होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा होता है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, और एक जॉब प्रोफाइल जो ब्रांच इन्फॉर्मेशन, और होता है बैंकिंग का इन्फॉर्मेशन और एक करंट सिनारियो पे जो इन्फॉर्मेशन होता है। इस पर पूरा इंटरव्यू जो है टिका रहता है और समग्र व्यवहार कुशलता को दिखाया जाता है इंटरव्यू। अगर आपके अंदर एक समग्र व्यवहार कुशलता है तो आप जिस पद के लिए जा रहे हैं उस पद के लिए आप बेहतर माने जाएंगे और आपका चयन जो है सुनिश्चित हो पाता है। और ये सब जो चीज़ें हैं प्रदर्शित करना होता है 5 से 10 मिनट के अंदर। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि इसमें अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो उनमें क्या क्या से सवाल पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे आने वाले प्रमोशन एग्जाम में, और हमारे साथियों को किस तरह से तैयारी करके जानी चाहिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में? जी विजय जी, आपने जो 5 पैरामीटर बताए वो दरअसल पूरे इंटरव्यू को व्यक्त करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए, उसकी एक संपूर्णता को दर्शाने के लिए ये 5 पैरामीटर जो होते हैं, 5 जो मानदंड होते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। और पूरा जो इंटरव्यू होता है इन्हीं 5 मानदंडों के इर्द गिर्द जो है वो केंद्रित होता है। तो पहला जो प्रश्न आपने कहा कि जो व्यक्तिगत प्रोफाइल होती है, जिसमें हम उस व्यक्ति विशेष के पृष्ठभूमि के संबंध में जानने की कोशिश करते हैं, और दरअसल जब हम प्रवेश करते हैं वहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष जब हम उपस्थित होते हैं, उस वक्त वहाँ पर जो इनिशिएटर होते हैं, जो प्रश्न करने में पहल करने वाले जो हमारे पैनलिस्ट होते हैं, वो दरअसल पहला सवाल यही पूछते हैं कि आप अपने पृष्ठभूमि के बारे में, अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में हमें कुछ बताएं। और ये एक ऐसा मौका होता है जो इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति होता है, जो उम्मीदवार होता है, कि वो इस वक्त में इस सवाल का जवाब बहुत ही मुकम्मल तरीके से दे करके अपनी जो नींव है, अपनी जो शुरुआत है, उसको एक शानदार रूप दे सकता है। आपके परिवार में कौन कौन है, किनका आपको सकारात्मक सहयोग मिला, इन सब बातों को आप वहाँ पर हाईलाइट करें। जिंदगी में कई कड़वे अनुभव भी होते हैं, कटु अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को हम यहाँ पर साझा करने से बचें, क्योंकि नकारात्मकता कहीं ना कहीं हमारे पूरे व्यक्तित्व में प्रकट होती है। तो हम सकारात्मक दृष्टिकोण को वहाँ पर व्यक्त करें अपनी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि बताते समय भी। तो ये आपकी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, जो कि आपको बाद में इंटरव्यू में सफलता के लिए एक अच्छा माइलेज दे सकती है। दोस्तों, बहुत धन्यवाद पाटिल साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में जो भी सकारात्मक चीज़ें हैं, जिन कठिन चुनौतियों का आपने जुझारूपन के साथ उनका सामना करते हुए इस मुकाम पर आए हैं, उनको बताने की ज़रूरत है। और अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए जो अच्छे आपने कार्य निष्पादन किया है और जिनमें आपने सफलता हासिल करी है, उनको अगर बताया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बेहतर होगा। और ये सब चीज़ें जो करने के लिए आपको केवल 1 से 1.5 मिनट का ही मौका दिया जाएगा या मौका मिलेगा। उन 1 से 1.5 मिनट में आप अपने आप को कैसे बेहतर
बताना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है, बोल के प्रयास करना होता है। जी हाँ सर, अगला जो सवाल ज़्यादातर पूछा जा रहा है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जो इंटरव्यूअर हैं या बैंक के मैनेजमेंट है, एज ए बैंकर वो क्या देखना चाहते हैं? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो एक बार जो साथी एजुकेशन करके आ गए हैं, उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे JAIB, CAIB या बैंकिंग के जो अन्य कोर्सेज हैं उनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। ज़्यादातर एक महत्वपूर्ण पॉपुलर सवाल ये पूछा जाता है कि आपने JAIB क्यों नहीं किया, अगर JAIB किया है तो CAIB क्यों नहीं किया है। तो ऐसे सवालों का किस तरह सामना किया जाए और इनका कितना महत्व है, थोड़ा बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। पाटिल साहब, बहुत अच्छा प्रश्न किया विजय जी आपने। दरअसल जब हम बैंकिंग का कैरियर चुनते हैं, हम पदोन्नति की ओर आगे बढ़ते हैं, हम नई जिम्मेवारियां लेने के लिए हम जब आगे बढ़ते हैं विजय जी, उस समय जो हमारा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, हमारी जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि होती है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसकी ही अगली कड़ी मैं ये कहूँगा कि जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होती है, चाहे वो IIBF के माध्यम से हो या किसी अन्य रेपुटेड अंतर्राष्ट्रीय संस्था, राष्ट्रीय संस्था के माध्यम से हो, जो कि उसके कार्य से सीधा सीधा जुड़ा हुआ हो, क्योंकि बैंकिंग निरंतर बदल रही है, नई नई प्रवृत्तियाँ आ रही, नए नए आयाम, नए नए ट्रेंड्स उसमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो उन ट्रेंड्स को समझने, जानने और उसको ठीक तरीके से हम अपने जीवन में उतारने के लिए, अपने करियर में उतारने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो परीक्षाएं जब हम आयोजित करते हैं, उसमें जब वो परीक्षार्थी उत्तीर्ण होता है तो कहीं ना कहीं उसकी दक्षता, उसकी कार्य निपुणता वो कई गुना बढ़ जाती है। और इसमें दो आयाम मैं आपसे बताना चाहता हूँ विजय जी। एक तो वो निपुणता और दक्षता के साथ में जब कुशलता के साथ में काम करेगा तो बैंक की अपनी जो गति है, अपनी जो उसकी स्पीड है वो भी बढ़ेगी। साथ ही साथ जो फ्रॉड इत्यादि की जो नई नई समस्याएं हमारे सामने में आ रही है, उससे भी बचा जा सकता है। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि आपने JIB कर लिया, आपने CIB क्यों नहीं किया, या JIB करने के लिए आपने पहल क्यों नहीं की, तमाम तरह के कोर्सेस आ रहे हैं वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसका एक मुकम्मल जवाब मेरी दृष्टि में ये हो सकता है कि मैं निरंतर इस दिशा में प्रयासरत हूँ, और जब भी ऐसा मौका मेरे सामने में आएगा तो निश्चित रूप से मैं उस परीक्षा में शामिल होऊंगा और उत्तीर्ण होकर के मैं दम लूँगा। सर, अगला सवाल जो हमारा पैरामीटर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और बैंकिंग दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी में मिलता होगा। इंटरव्यू जो लेने वाले हैं उनका ध्यान उसी में होगा, वो होगा जॉब प्रोफाइल जी। आपके ब्रांच का इन्फॉर्मेशन, आप जिस डेस्क में देख रहे हैं उसमें किस तरीके से उसके बारे में आपके पास ज्ञान है, आपके पास कला कौशल है, क्योंकि लड़ाई हथियार नहीं लड़ते, हौसले लड़े जाते हैं, और पहाड़ नहीं चढ़ते, इरादों से चढ़ते हैं। तो वो इरादा, वो हौसला आप कैसे बताएंगे? अपने डेस्क के जो कामों के बारे में पूछे जाते हैं, तो इसमें से क्या महत्ता होगी इसकी, या किस तरीके से हमारे साथियों को जानकारी रखनी है अपने काम के बारे में, उसके लिए मार्गदर्शित करेंगे पाटिल साहब। विजय जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ध्यान आकर्षित किया है सभी अवलोकन करने वालों का, और वो है आपकी जॉब प्रोफाइल। यदि आप किसी एक विशेष डेस्क पर काम कर रहे हैं तो उस डेस्क से जुड़े हुए सारे पहलुओं की आपको एक प्रामाणिक जानकारी होनी चाहिए, और वही प्रामाणिकता जो है वो आपको आपकी उपलब्धि या आपकी जो सफलता की जो दर है उसको बढ़ाने में काफ़ी मददगार हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि बैंकिंग के सारे पहलुओं से हम परिचित हों, लेकिन आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें आपकी 100% जो दक्षता है, उससे जुड़े हुए सभी नाजुक पहलुओं पर अगर आप अपना एक दृष्टिकोण रखते हैं, जानकारी रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी उसमें गंभीरता, आपकी जो संजीदगी है उस विभाग के प्रति, अपने काम के प्रति जो आपका कमिटमेंट है, जो अनुशासनबद्धता है, वो प्रकट होती है, और निश्चित रूप से ये आपकी एक सकारात्मक छवि को इंटरव्यू लेने वाले के समक्ष उभार करके सामने में लाता है। पाटिल साहब, आपने बता दिया कि अगर आप ब्रांच में काम कर रहे हैं तो ब्रांच के बिजनेस फिगर आपको स्पष्ट तौर से पता होने चाहिए, उसके लक्ष्य क्या है वो पता होने चाहिए, और आपका जो वर्तमान प्रगति क्या है वो प्रगति भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आपकी लक्ष्य है, आपने लक्ष्य को कितना प्राप्त किया, तो उस समय हम निरुत्तर हो जाते हैं। अगर हमारे पास आंकड़े हैं, मोटा मोटा 4 बिजनेस फिगर, टोटल बिजनेस, डिपॉजिट, एडवांसेस, NPA, प्रॉफिट और जो रिकवरी वगैरह आंकड़े याद हैं, तो काफ़ी प्रभावित होते हैं इंटरव्यूअर की इनको। जो मैं इसमें एक बात ये जोड़ना चाहता हूँ विजय जी, कि जब आपसे आपके कार्य के बारे में पूछें तो कॉर्पोरेट गोल्स जो हमारा जो टॉप मैनेजमेंट वो निर्धारित करता है, आपकी ब्रांच के लिए जो 4 पैरामीटर जैसा विजय जी ने कहा, उन आंकड़ों पर अगर आपकी स्पष्टता है, सूक्ष्मता है कि आपका डिपॉजिट फिगर कितना है, आपका एडवांसेस का फिगर कितना है, आपका NPA कितना है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है,
अगर इन 4 पैरामीटर्स पर आपकी जानकारी दुरुस्त है, आपने सही तैयारी की हुई है, तो आपको ब्रांच के समूचे कार्य की जानकारी है, ऐसा ये एक इंटरप्रिटेशन किया जाता है, ऐसा एक उसमें निष्पत्ति प्राप्त की जाती है, उसमें प्रिज्यूम किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। तो आपको अपने लक्ष्यों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, आप कौन सा काम कर रहे हैं, उस काम में कैसे वृद्धि आपकी सुनिश्चित होनी चाहिए, आपकी मतलब आपके ब्रांच की, ये सारी बातें इन 4 पैरामीटर्स पर निहित हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट इसमें ऐड किया, तो इससे आपको निश्चित रूप से इसमें माइलेज मिलेगा दोस्तों। धन्यवाद पाटिल साहब। इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि आप लक्ष्य को क्यों प्राप्त नहीं कर पाए, क्या कमी रह गई? तो मुझे ऐसा लगता है कि कई साथियों को मैंने बताया भी है फ़ोन से कि ऐसे सवाल अगर आपसे पूछे जाएं तो आप कह सकते हैं कि सर लक्ष्य हमें जो है 20% का लक्ष्य दिया गया था ग्रोथ का, बिजनेस ग्रोथ का, लेकिन कठिन चुनौतियां रहीं, पिछले समय में कठिन परिस्थितियां रहीं और उसके बावजूद भी हमने 10%, 12% के ग्रोथ के साथ चल रहे हैं और अभी 2-3 महीना और शेष रह गए हैं इस वार्षिक निष्पादन के लिए और हमें पक्का यकीन है हमारी स्ट्रेटजी हमने बदले हैं और इस गोल को हम पाने में सक्षम होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर इस तरीके से जवाब देंगे, क्योंकि उन्हें ठीक है लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन जो ग्रोथ है वो ग्रोथ का आंकड़े आप बता रहे हैं, कितने % के ग्रोथ के साथ चल रहे हैं, वो भी विपरीत परिस्थितियों में। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा उत्तर होगा। सही बात कही। अभी आप देखिए कि कोविड-19 की वजह से पूरा विश्व, समूची दुनिया एक अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रही है और इसमें विशेष रूप से जो आर्थिक संकट है वो भारतवर्ष में अभूतपूर्व रूप से सामने में आए हैं। और इन परिस्थितियों में भी अगर आप अपने बिजनेस के डेवलपमेंट में थोड़ी भी वृद्धि दर्ज कर पाते हैं तो ये कीर्तिमान, ये जो उपलब्धि है, ये निश्चित रूप से आपके उस प्रयत्न को, आपकी उस मेहनत को, आपके उस सकारात्मकता को प्रकट करता है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको 20% के टारगेट दिए गए थे और आपने सिर्फ 10% या 12% जो है वो ग्रोथ उसमें दर्ज की है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने कितनी मेहनत की उस काम को अंजाम देने के लिए इतनी विपरीत परिस्थितियों में। तो इससे आपकी एक जो लीडरशिप की जो क्वालिटी है, जो आपका एक नेतृत्व का जो कौशल है, उसकी जो क्षमता है वो उजागर होती है। और इसीलिए किसी ने कहा भी है कि वो पथ क्या, पथिक की कुशलता ही क्या, जिस पथ पर बिखरे हुए शूल न हो, और नाविक के धैर्य की परीक्षा ही क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। तो प्रतिकूलताओं में ही हम अपना मार्ग बनाएंगे, हम विपरीत स्थितियों में ही हम अपना रास्ता तय करेंगे, तभी जाकर के हमारी लीडरशिप की क्वालिटी जो है वो उजागर होती है, प्रकट होती है, अभिव्यक्त होती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब, क्योंकि अनुकूलता में तो कोई भी साथी अपने प्रोग्रेस को दिखा सकता है, ये आम बात होगी, लेकिन प्रतिकूलता में, विपरीत परिस्थितियों में अगर वृद्धि दर्ज हो रही है तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छी बड़ी सफलता है। सर इसमें जो अगला सेगमेंट है अपना आता है वो होता है बैंकिंग, जनरल बैंकिंग से जुड़े हुए। हालांकि हमारे तमाम साथी एग्ज़ाम के समय भी उनको पढ़े हैं, उनसे रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हैं, लेकिन फिर भी ये पैरामीटर का हिस्सा है, इंटरव्यू के दृष्टिकोण का एक कड़ी है, एक पिलर है कि जनरल बैंकिंग से जुड़े हुए सवाल भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें पॉलिसी रेशियोज़ के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, और ज़्यादातर सवाल उनमें ये पूछे जाने की संभावना रहती है जो करंट ईयर में चेंजेस हुए बैंकिंग इंडस्ट्री में। तो ऐसे सवालों के लिए हमारे साथियों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए या किन पहलुओं को देखना चाहिए, इसमें मार्गदर्शन मिल जाए तो बेहतर होगा सर। विजय जी, जैसा मैंने कहा कि भारतवर्ष पूरी दुनिया के अन्य देशों के साथ साथ आज अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहा है कोरोना की वजह से, और इससे उत्पन्न जो आर्थिक चुनौतियां हैं, जो हमारे सामाजिक जगत में, जो हमारे सांस्कृतिक जगत में जो चुनौतियां पैदा हुई, उनको ठीक तरीके से उसका समाधान निकालने के लिए भारत सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक कॉन्सेप्ट दिया है, जो उसकी अवधारणा दी है, जो उसकी संकल्पना दी है, निश्चित रूप से ये अगर प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है हमारे देश में, और मैं ऐसा मानता हूँ कि अब तक की जो सरकार की जो पहल रही है, जो इनिशिएटिव रहा है, इसको ठीक तरीके से लागू करने के बाद में उसकी मॉनिटरिंग और ये तमाम चीज़ों के ऊपर में पूरा मुकम्मल ध्यान दे रही सरकार। बजट में जो अभी जो चेंजेस लाए गए हैं, बजट के माध्यम से हम अपने एक पूरी ब्लूप्रिंट हमने जो तैयार की है भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024-25 में बनाने की, उस दिशा में भी जो प्रयास किए जा रहे हैं उस पर नज़र रखने की दरकार है। साथ ही साथ MSME का जो रीच है, उसकी जो व्यापकता है, उसको और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए, और भी ज़्यादा विस्तृत बनाने के लिए, उसको और भी ज़्यादा विस्तार देने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 2020 से जो इसकी परिभाषा में जो बदलाव किया, जो इसके डेफिनेशन में चेंजेस लाए हैं,
उनको भी देखने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि इसमें टर्नओवर का भी आपने एस्पेक्ट पहले देखा होगा, नहीं था। तो मैं आपसे कह रहा था कि आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज है इसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। MSME जो बदलाव आए हैं उनको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हमें जो 1% कंपनी के जो कुछ पैरामीटर्स अभी चेंज किए गए, रिलैक्सेशंस लाया गया है, उनको हम ध्यान में रखेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है कि अल्टीमेटली जो हमारा बिजनेस का जो इकोसिस्टम है ये और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, और भी ज़्यादा मजबूत होगा। हम एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को, फिनटेक की जो नई प्रवृत्तियाँ आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जो नया डायमेंशन आ रहा है हमारे पूरे बैंकिंग में और बिजनेस के सिस्टम में, इसको हमें आत्मसात करने की ज़रूरत है। अगला जो मुख्य जानकारी है सर वो होता है, अभी हम 4 पैरामीटर पे चर्चा कर चुके हैं: पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, जॉब प्रोफाइल, ब्रांच इन्फॉर्मेशन और बैंकिंग का इन्फॉर्मेशन। अगला जो महत्वपूर्ण कड़ी होता है वो होता है सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल करंट अफेयर्स, समसामयिक जिसको बोलते हैं, या करंट अफेयर्स या ताज़ा घटनाएं पिछले 5 दिनों का या 1 महीने का, 2 महीने का जो है वो उनकी तैयारी किस तरह से किया जाए, और किन किन पैरामीटर को हमारे साथी देखें ताकि आने वाले प्रमोशन के इंटरव्यू में जाएं तो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ जाएं, एक अलग ही ऊर्जा के साथ जाएं, अलग ही शक्ति का संचार करते हुए जाएं और सफलता उनके चेहरों पर नजर आए, तो बड़ी मेहरबानी होगी। पाटिल जी। विजय जी, अभी वर्तमान जो घटनाक्रम भारतवर्ष में चल रहा है और जिन मुद्दों पर समूचे देश का ध्यान है, जैसे आपका कृषि बिल है, साथ ही साथ अभी प्राइवेटाइजेशन का भी एक जो मुद्दा है हमारे समक्ष है, तो ये दोनों मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें एक संतुलित दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। हम न तो इसमें हम अपना आपा खो सकते हैं और न ही कोई हम अपना उसमें कोई निर्णय दे सकते हैं कि कौन सा जो मुद्दा है वो देश के हित में है या देश के हित में नहीं है। देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, उसमें मेरिट भी आपको दिखाई पड़ेगा, डिमेरिट भी दिखाई पड़ेगा, आपको खूबियाँ भी दिखेंगी और खामियाँ भी दिखेंगी। तो आपको एक ऐसा संतुलित दृष्टिकोण वहाँ पर प्रस्तुत करना है, क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर्स जो होते हैं, इंटरव्यू लेने वाले जो होते हैं, वो पूछते हैं आपका जो इरादा है, आपका जो दृष्टिकोण है वो जानने के लिए आपको कुरेदते हैं, वो जानबूझ करके उकसाते हैं कि ये जो कृषि बिल लाए गए हैं वो क्या किसानों के हित में है। तो आप उसमें एक जो सम्यक दृष्टिकोण है, वो आपको संतुलित दृष्टिकोण है वो रखना है कि इसमें जो किसानों के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो हमारी एग्रीकल्चर की व्यवस्था है उसको परंपरागत से आधुनिक बनाने के दृष्टिकोण से ये जो पहल गवर्नमेंट ने ली है वो ठीक हो सकती है। साथ ही साथ जो किसानों के जो सरोकार हैं उन्हें भी अगर उस बिल में इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए, उसमें शामिल कर लिया जाए, तो एक समग्र दृष्टिकोण उससे जो सामने में आएगा वो सबको स्वीकार्य होगा। इसी तरह से प्राइवेटाइजेशन के बारे में ये कहा जा सकता है कि अभी जो एक नई संकल्पना आई है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये एक जो नई अवधारणा आई है विजय जी, इस पर समूचे विश्व में काम हो रहा है। कई ऐसे विकासशील देश, कई ऐसे विकसित देश इस अवधारणा पर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, और इसका जो मुख्य जो एक कारण है जिसकी वजह से ये अवधारणा सभी जगह लोकप्रिय हो रही है, वो ये है कि हम दोनों के समुचित समन्वय से ही हम देश के विकास की इबारत को हम लिख सकते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन के बारे में जब ये सवाल पूछा जाए तो इसमें हम यही जवाब दे सकते हैं कि इसमें हम निवेश जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का वो हम भले बढ़ा सकते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस दिशा में काम कर रही है कि एक संतुलन, एक ऐसे बिंदु पर हम एक संतुलन जो है वो संतुलन की रेखा खींचे जिससे कि समग्र विकास की जो अवधारणा है पब्लिक की और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की, ये हम इसको सुनिश्चित कर सकें। बहुत धन्यवाद पाटिल साहब कि आपने 2 बहुत ही समसामयिक मुद्दे जो कृषि बिल है और प्राइवेटाइजेशन में, उसमें संतुलित रहकर किस तरह से जवाब दिया जाए उसके बारे में हमें मार्गदर्शित किया। जी हाँ सर, ये हम तमाम पहलुओं पे आपने बहुत ही विस्तार से और सरल तरीके से और स्पष्टता के साथ हमारे साथियों को मार्गदर्शित किया, और यूं ही चर्चा के माध्यम से आप जो है हमारे साथियों को हौसला बढ़ाने में मदद किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले एक अंतिम सवाल, जिसको बोलते हैं फाइनल मैच की तरह देखा जाएगा, वो सवाल पूछते हैं। इंटरव्यूअर प्राय ये सवाल पूछते हैं कि बताइए कि हम आपका चयन क्यों करें, इसके पीछे का जो कारण है आप बताइए। अगर ऐसे सवाल हमारे साथियों को पूछा जाए तो क्या बेहतर जो उसका जवाब होना चाहिए, अगर इसके बारे में हम मार्गदर्शित करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। पाटिल साहब। विजय जी, आपने जिस सवाल की चर्चा की, जिस सवाल का जिक्र किया, वो दरअसल पूरे इंटरव्यू की आत्मा होती है वो, और इसमें
दरअसल जो साक्षात्कार देने वाला जो उम्मीदवार होता है उसके मन को टटोला जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है। तो जब ये कभी ये प्रश्न पूछा जाए कि आपका चयन बताइए हम क्यों करें इस पद के लिए, तो आप बता सकते हैं कि मैं पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ में, पूरे जुनून के साथ में, पूरे जोश के साथ में अपनी इस मातृ संस्था को, अपनी इस मदर ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए आज भी काम करता हूं। और जिम्मेवारी मेरी जब बढ़ जाती है या बढ़ जाएगी, उसके बाद में मैं दुगनी रफ्तार से उस बड़ी जिम्मेवारी का पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में निर्वाह करूंगा। और इसलिए मुझे ये प्रमोशन दिया जा सकता है। जब आप ये बात कमिटमेंट के साथ में, अपनी पूरी वचनबद्धता, प्रतिबद्धता के साथ में कहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके सारे सवाल जो इस इंटरव्यू में गत मिनटों में पूछे गए हैं, वो सवाल गौण हो जाते हैं आपकी इस प्रतिबद्धता को देख करके। मैंने ऐसा अनुभव किया है कई बार कि व्यक्ति की जो अंतिम प्रश्न में जो उसकी अभिव्यक्ति होती है और उसमें जो कमिटमेंट दिखाई पड़ता है, प्रतिबिंबित होता है, उसके आधार पर उस उम्मीदवार का जो चयन है वो सुनिश्चित होता है। तो मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप तैयारी करते रहिए, निरंतर आपको सफलता प्राप्त होगी। ये एक सतत प्रक्रिया है और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, ज़िंदगी का हर पहलू इम्तहान होता है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, ज़िंदगी का हर पहलू इम्तहान होता है। ठहरने वालों को कुछ नहीं मिलता यहाँ ज़िंदगी में, और आगे बढ़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आगे बढ़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो बस इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और इस इंटरव्यू के प्रोग्राम में विजय जी ने मुझे शामिल किया, मुझे ये प्रिविलेज दिया, मुझे इन्होंने अवसर प्रदान किया। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूं विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब, और धन्यवाद तो मैं आपका करता हूं मेरे तमाम साथियों की ओर से। और सभी होनहार साथियों का आपने हौसला बढ़ाया, उन्हें एक नई ऊर्जा दी और उन्हें एक नया आत्मविश्वास दिया। और इस आत्मविश्वास के, इस मनोबल के साथ मेरे तमाम साथी जो हैं सफलता को सुनिश्चित करेंगे, ये मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जो अंतिम सवाल का आपने उत्तर दिया वो बहुत ही काम आने वाला है हमारे साथियों को। और ये एक्चुअल में स्वॉट एनालिसिस पे है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर स्ट्रेंथ आप बता पाए कि ये मेरी स्ट्रेंथ है और इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन होगा, जिससे कि मेरे इस मदर ऑर्गेनाइजेशन को, जिस प्रतिष्ठित संस्था को जो है लाभ मिलने वाला है, तो आपका चयन बिल्कुल सुनिश्चित होगा। आशा करता हूं कि आज की इस परिचर्चा से आपको लाभ मिला होगा, आपका थोड़ा भी आत्मविश्वास बढ़ा होगा। तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, और इसी तरह हम आपका हौसला अफजाई करते रहेंगे। आप सभी की सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए इन पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं कि मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और जितना गहरा कुआं होता है उतना ही मीठा जल मिलता है, और जीवन के कठिन प्रश्नों का भी जीवन से हल मिलता है। मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल जरूर मिलता है। आप सभी को अपने मेहनत का फल जरूर मिलेगा, इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।